हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। इसका चैप्टर 8वां किसान जमींदार और राज्य, इसका पार्ट 3 देखेंगे और इस पार्ट में चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले के सारे चैप्टर इसके बाद के आगे के सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें जाकर आप वो वीडियोस को देख सकते हो चैप्टर वाइज। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा इंस्टाग्राम पे यूज़र आईडी है और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम जो लेकर चलेंगे वो है कृषि समाज में महिलाएं। देखिए, मैं आपको पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको साथ के साथ बताते चलता हूँ। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो था आपका पंचायत वाला क्वेश्चन, दूसरा ये महिलाओं की स्थिति, और तीसरा वो कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें थी आगे वो हमने बता दिए हैं, वो सब पूछी जाती हैं। और एक जमींदार वाला क्वेश्चन भी आता है। जमींदार वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, महिलाएं जो थी वो महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो महिलाएं और पुरुष जो थे वो एक साथ मिल बांट कर काम करते थे, ठीक है। खेतों में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि उसमें हल जोतना होता है, ठीक है। उसमें बीज डालने होते हैं, बुआई करनी होती है, निराई करनी होती है, फसलों को काटना होता है, दाना निकालना होता है, कई तरह के काम होते हैं। तो मिलजुल कर करते थे। जो मर्द होते थे वो क्या करते थे, वो खेत को जोतते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत की जरूरत होती थी, और उसमें क्या करते थे, हल चलाते थे। और महिलाएं जो थी वो बुआई करती थी, उसमें निराई करती थी। जैसे मान लो फसलों के बीच में कुछ खरपतवार वगैरह उग जाता है, उसको भी हटाना, ये सारे काम करती थी, ठीक है। फसलों को काटा जाता था, और जो पकी हुई फसलें हैं उसमें से दाना वगैरह निकालने का काम जो थी वो महिलाएं करा करती थी। तो इस तरीके से मिल बांट कर काम हो जाता था। और ऐसे में लिंग के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क मुमकिन नहीं था। देखिए क्या होता है, आप देखते हो कि समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है। लेकिन यहाँ पे तो मिलजुल कर काम हो रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना शायद मुमकिन ना रहा हो, उस समय की बात है, ठीक है। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने हुए थे। महिलाएं क्या है, देखिए महिलाओं का जो शरीर है वो अलग है पुरुषों के शरीर से। पश्चिमी भारत में क्या होता था कि रजस्वला जो महिला होती थी उसको हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं होती थी, ठीक है। क्या होता है कि जो महिलाएं जो होती है पीरियड के दौरान, ठीक है, जो पीरियड जब चल रहे होते हैं उन दौरान की अगर बात करें तो उसमें जो हल होता है और कुम्हार का जो चाक होता है जिसमें बर्तन बनाते हैं कुम्हार, ठीक है, उसको छूने की इनको इजाजत नहीं होती थी। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। इसके बाद देखिए, इसी तरह बंगाल में जब उनके पीरियड चल रहे होते थे, मासिक धर्म चल रहा होता था, उस समय महिलाएं जो होती थी वो पान के बगान में, यानी पान के जो बाग होते हैं उसके अंदर नहीं घुस सकती थी, ठीक है। परमिशन नहीं होती थी क्योंकि उस समय सही नहीं माना जाता है। इसके बाद है सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई करने, ऐसे जो दस्तकारी के काम होते हैं, ठीक है, ये उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे, यानी कि महिलाओं का श्रम लगता था। इसमें श्रम का मतलब है मेहनत, यानी महिलाएं काम करती थी। क्या, सूत काटने का हो गया, बर्तन बनाने का हो गया, मिट्टी को साफ करना, उसको गूंथना, कपड़ों पे कढ़ाई करना, दस्तकारी करना, ये सारा का सारा काम जो होता था वो महिलाएं करती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यिकरण होगा, जितना कॉमर्शियल हो जाएगी वो चीज़, उतना ही क्या होगा कि मान लो कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हो रही है, उसको खूब बेचा जा रहा है, उसका खूब मतलब खरीदारी की जा रही है, बेचा जा रहा है, बेचना खरीदना ये चल रहा है, तो उतना उसमें क्या होगा, महिलाओं के श्रम की जो ज़रूरत है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दरअसल होता क्या था कि किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पे ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी, बाजारों में भी जाती थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो किसान थे और जो दस्तकार महिलाएं होती थी वो केवल खेतों में काम नहीं कर रही बल्कि जरूरत पड़ने पे लोगों के घर पे भी जाती हैं, बाजारों में भी जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी काम करते थे। आगे देखिए, समाज जो है वो श्रम पे निर्भर होता था, तो इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। आप जानते हैं कि जो महिलाएं हैं, मैंने आपको बताया उनका शरीर पुरुषों के शरीर से अलग होता है। महिलाएं जो हैं वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। तो इसी काबिलियत की वजह से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। क्यों देखा जाता था? क्योंकि देखिए, महिलाएं जो हैं वो बच्चे को जन्म देंगी, और बच्चे को जन्म देंगी तो इस तरीके से वंश जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी देखा जाता था।
फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि क्या होता था, आज की तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी उस समय में। आज जो है चिकित्सा का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। उस समय में क्या होता था, कुपोषण की वजह से या फिर बार बार माँ बनने की वजह से प्रसव के वक्त क्या हो जाता था, महिलाओं को उनकी कई बार मौत हो जाती थी। और इसमें क्या था कि महिलाओं की जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए महिलाओं की कमी थी, ठीक है। शादीशुदा महिलाओं की कमी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से या बार बार बच्चों को जन्म देने से कई बार मृत्यु हो जाती थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है कि इससे किसान और दस्तकार समाज में कुछ ऐसे सामाजिक रिवाज हो गए। जब ऐसा होने लगा कि महिलाओं की मृत्यु दर जो थी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो समाज में कुछ ऐसे रिवाज हो गए जिसमें क्या होता था कि जो सम्भ्रात समूह थे, ठीक है, वो उनसे मतलब अलग रिवाज कुछ यहाँ पे होने लगे थे। क्या होता था कि जो गांव होता था, गांव जो ग्रामीण संप्रदाय थे, वहाँ पे क्या होता था कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। वर्तमान में क्या होता है, आप देखते हैं कि जब लड़के लड़की की शादी होती है, मान लो कोई बॉय है कोई गर्ल है, शादी हो रही है, तो जो लड़का होता है उसको क्या मिलता है, दहेज मिलता है। दहेज में सामान मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय ऐसा नहीं होता था, बल्कि लड़की की वैल्यू ज़्यादा थी। क्यों? आपको पता है कि लड़कियों की जो शादीशुदा जो महिलाएं उनकी मौत हो जाती है, उनकी शादीशुदा महिलाओं की कमी है। तो ऐसे में क्या होता था, दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी, यानी दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी, तो मतलब वैल्यू इनको दी जाती थी, ठीक है। और आगे देखते हैं, तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल। जो महिला तलाकशुदा हैं, जिनका तलाक हो चुका है, वो या जो विधवा महिलाएं, वो इन दोनों को ही शादी की परमिशन थी, कानूनन वो शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का भी डर रहता था। कई सारे लोग ऐसे भी होते थे जिनको लगता था कि कहीं उनकी जो भी उनकी महिला है, जो उनकी बीवी वगैरह है, वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस पर उनका काबू खो जाए, मतलब वो कहीं उनके हाथ से निकल जाए। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे देखिए, स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया जो होता था वो मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था कि महिला जो है उनके कंट्रोल में रहे। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे। अगर लगता है कि कोई महिला बेवफा निकल गई, तो ऐसे में उसको सजा दी जाती थी, भयानक दंड दिए जाते थे, ठीक है। और अगर यहीं पे मान लो कि कोई पुरुष बेवफा निकल जाए, तो वहां पे फिर उसकी सजा के लिए कोई ऐसा खास प्रावधान नहीं था, लेकिन महिला अगर निकल जाए तो उसके लिए कड़ा दंड दिया जाता था। तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी एप्लीकेशन या दरख्वास्त मिली है जहां पे महिलाओं ने क्या करा है, न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को अर्जियां लिखी है। किस लिए? क्योंकि पत्नियां जो हैं वो अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखती हैं। और ये भी कई जगह कंप्लेन में ये भी मिला है कि गृहस्थी के जो मर्द हैं उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं, यानी उनको इग्नोर करते हैं। मर्दों की बेवफाई जो है वो हमेशा दंडित नहीं होती। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई महिला अगर बेवफाई करे तो उसको दंड दिया जाता था, कठोर। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई मर्द हो उसकी जगह, तो हमेशा दंडित नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन है, तो इसका मतलब ही समझिए। लेकिन राज्य का मतलब जो भी मतलब शासन है उस समय में, राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो कहीं और चला जाता है, किसी और महिला के साथ हो जाता है, तो ऐसे में उसका जो परिवार है उसको कोई नुकसान ना हो या फिर उसका भरण पोषण में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीजें सुनिश्चित करते थे, राज्य करता था और ऊंची जाति के जो लोग होते थे वो करते थे। तो ये हो गया महिलाओं की स्थिति, ठीक है। अब बात करते हैं जंगल और कबीले के बारे में। तो देखिए, बसे हुए गांवों के परे, इसमें क्या है कि ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। यानी कि आप ये मत सोचिए कि जो गांव वगैरह में लोग रहते थे वो केवल और केवल खेती ही करते थे, ठीक है। खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गहरी खेती वाले प्रदेशों को अगर हम छोड़ दें, तो जमीन के जो बड़े हिस्से थे, बहुत जो बड़े बड़ी जमीनें होती थी, वहां पे क्या होता था, वहां पे जंगल या फिर झाड़ियां वगैरह से घिरे हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जो तराई वाला एरिया है, आप मैप में जब देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ का जो एरिया है
उस इलाके में भी, ठीक है। और दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट है और जो दक्कन के पठार है, यहां तक ऐसे क्षेत्र फैले हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र होते थे और जंगल झाड़ियां वहां पे होती थी, ठीक है। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव था, क्योंकि उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी कि पूरे भारत में किस किस जगह पे कितने जंगल हैं उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया जाए या फिर उसकी जानकारी निकाल ली जाए, ऐसा संभव नहीं था, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिससे कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग लगभग 40%, ठीक है, 40% जो एरिया था वो कहीं ना कहीं जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं उस समय की रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस समय में जो भी हमें लिखित में मिला है, जो भी रचनाएं मिली हैं, जो भी सोर्स मिले हैं, उसमें जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? जंगली। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन में मत चले जाना कि जंगली का कई बार जो यूज होता है वो ऐसे लोगों के लिए भी कर दिया जाता है जो असभ्य होते हैं, यानी जो असभ्य लोग हैं उनको जंगली बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना। जंगली शब्द इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, इसलिए उनको जंगली बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो असभ्य हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आगे देखते हैं। जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ आज के समय में देखें तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका जो गुजारा होता है वो जंगल के उत्पादों पे होता है या फिर शिकार पे, ठीक है, शिकार से होता था। तो ऐसे लोगों को के लिए जंगली वर्ड यूज कर दिया जाता था जो जंगल पे निर्भर होते थे, ठीक है। उनके जो भी खाने पीने की चीजें वो सब क्या होता था, जंगल से जो प्रोडक्ट होते थे उससे होता था, या वो शिकार करते थे इस तरीके से। बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा करने किए जाते थे, यानी जब बसंत का मौसम होता था तो जंगल के जो भी प्रोडक्ट होते थे उसको इकट्ठा किया जाता था। गर्मियों में मछली पकड़ते थे। मॉनसून के महीने में बात करें तो खेती करते थे क्योंकि पानी वगैरह मिल जाता था। और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के महीने में शिकार किया जाता था। तो ये सारे काम होते थे जंगल में जो रहने वाले लोग थे वो करते थे। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत थी। आपने पहले भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो कबीले वाले लोग होते हैं ज्यादातर घुमंतू कबीले होते हैं, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय समय में घूमते रहते हैं, बसते रहते हैं। तो खाना बदोश आप कह सकते हो इनको। जहां तक राज्य का सवाल है उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था। राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है, जो भी सत्ता रही हो, ठीक है। मुगल हैं तो मुगल को हम राज्य मानेंगे, या फिर उसके बाद अंग्रेज हैं तो उनको राज्य मानेंगे। राज्य का मतलब यहाँ पे उस राज्य से नहीं है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, हमेशा याद रखना। आगे देखो, जंगल क्या था, राज्य मतलब जो सत्ता है वो जंगल को उलट फेर करने वाला इलाका मानती है। क्यों? क्योंकि जंगलों में क्या होता है, बदमाशों को शरण देने का एक अड्डा के रूप में देखा जा सकता है, लोग वहां छुप सकते हैं, तो इस तरह की चीजें। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो पुरानी स्टोरी है उसमें समझते हैं कि बाबर क्या कहता था कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। ये लोग क्या करते थे, टैक्स देने से मना कर देते थे और बाद में जंगलों में जाके छुप जाते थे और वहां पे फिर इनको ढूंढना निकालना ये काफी मुश्किल होता था। तो इसलिए ये जंगलों को उलट फेर करने वाला इलाका मानते हैं। अब बात करते हैं जंगलों में घुसपैठ। देखिए, जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। राज्य को सेना के लिए हाथी की जरूरत होती थी और हाथी जो होते थे वो जंगल में रहते थे, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी शामिल होते थे। तो जो जंगल में रहने वाले लोग, जो मुगल जो शासक होता था, उनको जो भी पेशकश यानी जो भी पेशकश देते थे उसमें क्या देते थे, वो हाथी देते थे, क्योंकि इनके पास हाथी होते थे, जंगलों में रहते थे, हाथी पकड़ते थे, तो ये हाथी इनको दे दिया करते थे। मुगल राजनीतिक विचारधाराओं में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। अब शिकार अभियान पे आप ये समझिए, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो शासक होते थे वो क्या करते थे, शिकार के लिए निकलते थे, फिर वो जंगलों पे नजर रखते थे, ठीक है। शिकार अभियान के नाम पर जो बादशाह है वो अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा कर लेता था और इस तरह अलग अलग इलाकों में वो जाते थे और वहां पे जो लोगों की समस्या या जो शिकायतें हैं उसको सुन लिया करते थे
और दरबारी कलाकारों के चित्रों को भी अगर आप देखोगे कभी ध्यान से, पुराने जो मिडाइवल हिस्ट्री का आप देखते हो, तो उसमें जो ज़्यादातर जो चित्र मिलते हैं उसमें शिकार के विषय में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा जानकारी मिलती है। चित्रों में आपको दिखेगा शिकार। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। ऐसा दिखाता था कि जैसे ये शासक जो हैं, ये मुगल जो हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा मतलब उनके चित्रों से पता लगता था। लेकिन रियलिटी में ऐसा था नहीं, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, वाणिज्यिक खेती का असर। जब खेती को व्यापार के पर्पज से किया जाने लगा, ऐसी फसलों को उगाया जाने लगा जो मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ दे, तब क्या होता है समझिए। बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। जंगल के उत्पाद, जो जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए शहद हो गया, मधुमोम हो गया, लाख हो गया, लाख का मतलब यहाँ पे गोंद वगैरह जो होता है, एक पेड़ से निकलता है स्पेशल, ठीक है, इनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा होती थी, काफी ज्यादा। तो लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। इसका व्यापार क्या होता था, भारत से दूसरी जगह पे भी होता था, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। हाथी भी जंगलों से पकड़े जाते थे और उनको बेचा जाता था। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी, जैसे एक वस्तु दे दी, दूसरी वस्तु ले ली, एक्सचेंज सिस्टम था, ठीक है। आज की, जैसे आप पुराने समय में देखो, आज के समय में तो पैसे हैं, ठीक है, मुद्रा है, इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन उस समय में क्या होता था, जब मुद्रा वगैरह नहीं होती थी, तो पुराने समय से ये सिस्टम चला आया एक्सचेंज का। आज भी अगर आप देखोगे कुछ गाँवों में शायद ये चीज चलती होगी, ठीक है, एक्सचेंज। कुछ कबीले जो हैं वो भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में भी लगे होते थे। कुछ कबीले ऐसे थे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या होता था, जो व्यापार होता था उसमें लगे थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए एक कबीला दे रखा है, लोहानी कबीला, ये व्यापार में जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखो, सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे ग्रुप में। कबीलों में क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं, उसका एक सरदार होता है जिसकी बात वो मानते हैं। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह ये होते थे। कई कबीलों के सरदार जो थे वो जमींदार बन गए थे, और कुछ तो ऐसे भी हैं कबीले के सरदार जो कि बाद में राजा बन गए, और उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई, क्योंकि राजा बनेंगे तो भाई कहीं ना कहीं उन्हें सेना की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में उन्होंने क्या करा, अपने ही परिवार के लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लो, अगर उनके पास 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही हैं तो उनके पास कितनी बड़ी सेना हो गई। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। कि पहले मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले कबीले थे, वो कबीला धीरे धीरे क्या हुआ, कबीले का सरदार जो था वो राजा बन गया। अब राजा बन गया यानी उसका राजा का शासन होने लगा, और इसी को हम एक तरह से राजतंत्र के रूप में देख सकते हैं कि अब वहां पे क्या है, राजा का शासन होने लगा। तो ये आज की कोई स्टोरी नहीं है उस समय की जबकि हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी ये चीज देखी जा चुकी थी कि कबीलों से राजा बने और राजा फिर वो शासन करने लगे, यानी राजतंत्र होने लगा। तो ये चीज हम अभी नहीं, इससे पूर्व में, इससे पीछे भी ये चीजें देख चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही ये प्रक्रिया पूरी तरीके से विकसित हुई, यानी इसका विकास जो है पूरी तरीके से वो 16वीं सदी में हुआ है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, उत्तर पूर्वी इलाकों में जो कबीलाई राज्य जो है इनके बारे में जानकारी आईन अकबरी में मिल जाती है, ठीक है, आईन में मिल जाती है। शॉर्ट में आईन बोल रहा हूँ, आईन अकबरी पूरा नाम है। अब बात करते हैं जमींदार की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल रट लेना, क्योंकि अब आपको हिस्ट्री में आपके शायद 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, मैं आपको सैम्पल पेपर हिंदी में कराऊंगा सॉल्व, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है जमींदार वाला क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जमींदारों की। तो जमींदार जो थे गांव में रहने वाले एक ऐसा तबका होता था, गांव में रहने वाले होते थे जमींदार, यानी गांव में रहते थे। ये एक ऐसा तबका था, इनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन ये कृषि उत्पादन में सीधे नहीं हिस्सेदारी करते थे, यानी सीधे ये खेती नहीं करते थे, बल्कि इनकी कमाई खेती से आती थी। यानी इनके अंडर में ये क्या करते थे, मजदूर किसान वगैरह को रख लेते थे और उनसे खेती करवाते थे, उससे इनकी आय आती थी, ठीक है। जमींदार जो थे वो अपनी जमीन के मालिक होते थे, इसीलिए जमींदार कह रहे हैं क्योंकि जमीन है इनके पास। और इन्हें जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। गांव में देखा जाए तो ये जो जमींदार लोग होते थे इनके पास जमीन बहुत होती थी, इसलिए ये क्या होते थे, ये समाज में इनका दर्जा ऊंचा होता था, इनके पास पैसे बहुत होते थे, इनके पास इनको सुविधाएं भी ज्यादा मिली होती थी, इनकी हैसियत काफी ऊंची होती थी। आगे देखो, जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण था जाति। पहला कारण तो जाति था, इनकी जाति। दूसरा कारण देखो,
दूसरा कारण ये था कि वे कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, जैसे कि जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उनके पास इंडिविजुअल पर्सनल खुद की जमीन होती थी जो बहुत बहुत ज्यादा होती थी, जिसे हम इनकी मिल्कियत कह सकते हैं। मिल्कियत का मतलब है संपत्ति, ठीक है। यानी इनके पास जमींदारों की समृद्धि का एक कारण यह है कि इनके पास बहुत 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 ज्यादा जमीन होती थी जिसके ये मालिक होते थे। इनका पूरा उस जमीन पे अधिकार होता था, ये चाहें तो उस जमीन का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर खेती करवाएं, चाहे उसको बेच दें, चाहे किसी दूसरे के नाम कर दें, इनको पूरा अधिकार होता था, ठीक है। तो आगे देखिए, मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, यानी जमींदार का जो निजी इस्तेमाल है उसके लिए खेती की जाती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर जो पराधीन जो मजदूर होते थे उनसे काम कराया जाता था, ठीक है। पराधीन का मतलब एक तरह से आप गुलाम मजदूर मान लो इन्हें। तो ऐसे मजदूरों से क्या करते थे, काम कराते थे। जमींदार जो थे अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच भी दे सकते थे, किसी और के नाम भी कर सकते थे, या फिर उसको गिरवी रख सकते थे, क्योंकि इनकी मिल्कियत है, वो इनकी संपत्ति है, चाहे जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। जमींदारों की ताकत की बात करें तो इनकी ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूलते थे। हमें ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य का मतलब यहाँ पे है मुगलों से, मुगलों की सत्ता थी, ठीक है। मुगलों के लिए काम करते थे जमींदार। क्या काम करते थे, ये टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। टैक्स किससे इकट्ठा करते थे, किसानों से, आम आदमी से, जो भी लोग होते थे उनसे टैक्स इकट्ठा करके किसको देते थे, मुगलों को देते थे। तो इसलिए भी इनकी क्या होती थी, हैसियत ज्यादा होती थी, क्योंकि राज्य के लिए काम करते थे ये। इसके बदले में इन्हें क्या मिलता था, इनको वित्तीय मुआवजा मिल जाता था। आप जो चैप्टर 10 है ना उसमें पढ़ोगे इसको कि इनको कुछ नुकसान भी थे जमींदारों को, आगे चैप्टर 10 में है, मैंने बनाई हुई वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हो। इसके बाद देखो, सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था, क्योंकि जमींदार जो होते थे इनके पास किले होते थे, बड़े बड़े किले, इनके पास अपनी सेना होती थी, ठीक है। इनके पास घुड़सवार होते थे, तोपखाने होते थे, पैदल सिपाही होते थे, यानी ये ताकतवर होते थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। जो ऊंची जाति के ब्राह्मण या राजपूत थे, इन्होंने क्या था, गांव गांव का जो समाज था उस पर अपना नियंत्रण बना रखा था। इसमें मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी होती थी, यानी उनका भी महत्व था, ठीक है। इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी मतलब बातें हैं कि कई मुसलमान भी थे जो जमींदार होते थे। और जमींदारों के लिए एक लाइन और आपको याद रखनी कि जमींदार जो थे वो शोषण करने वाला एक तबका था, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते थे उनका शोषण भी करते थे। अब बात करते हैं भू राजस्व प्रणाली, यानी जो जमीन का जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था वो टैक्स का सिस्टम क्या था, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, जमीन से मिलने वाला जो टैक्स है, जो राजस्व है, यही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य को जो टैक्स मिलता था, सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता था वो भू राजस्व होता था, यानी जमीन से मिलता था। इस कारण कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य तमाम इलाकों में राजस्व का आकलन करना, राजस्व की वसूली जरूरी होती थी। इसलिए राज्य ने एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए, जो मुगल थे इनकी जो संपत्ति, जो मतलब आय होती थी, इनकम जो होती थी, टैक्स जो इनको मिलता था, सबसे ज्यादा किससे मिलता था, जमीन से मिलता था। इसीलिए कृषि उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजस्व का आकलन किया कि कितना हमें टैक्स लेना चाहिए। फिर वसूली करने के लिए इनको जरूरी क्या था, पूरा एक सिस्टम हो कि पूरे इनके पास पूरी मतलब एक कर्मचारियों का एक जत्था हो जो टैक्स इकट्ठा करे, उसका हिसाब किताब रखे, उसको मतलब उनसे लेकर हमें पहुंचाए, पूरा रिकॉर्ड रखे। तो ये पूरा प्रशासनिक तंत्र इन्होंने खड़ा करा। दीवान, अब यहाँ पे देखिए, दीवान में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पूछ सकते हैं, एक नंबर में आ सकता है। दीवान जो है, जिसके दफ्तर पर राज्य की वित्तीय व्यय की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। दीवान जो होता था, इसका काम क्या होता था, जो भी मतलब राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है, जो भी खर्चा वगैरह हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रखा करता था। इस तरह हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हो गए और कृषि संबंधों को शकल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। अब क्या था भाई, खेती में टैक्स इकट्ठा होने लगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य ने कुछ लोगों को घुसेड़ दिया उनके बीच में, जो इनके कर्मचारी के रूप में है, ठीक है। अब लोगों पे क्या हुआ, कर का बोझ निर्धारित करने से पहले, लोगों पे कितना टैक्स लेना है इसको डिसाइड करने से पहले, जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। पहले पता तो लग जाए कि भाई इस जमीन से कितना मतलब इसमें उत्पादन हो रहा है, उसी हिसाब से एक टैक्स निर्धारित किया जाएगा, ठीक है।
भू राजस्व के इंतजामात के दो चरण थे, यानी टैक्स को इकट्ठा करने के दो चरण होते थे। पहला तो क्या था कि कर का निर्धारण, कि टैक्स का निर्धारण किया जाता था कि भाई टैक्स लेना कितना है, ठीक है। दूसरा होता था वास्तविक वसूली, कि अब जब टैक्स निर्धारित हो गया कि भाई यहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे 100 रुपए लेने हैं, ये निर्धारित हो गया, तो फिर उसके बाद उसकी वसूली की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो शब्द और आ रहे हैं, जमा और हासिल। हो सकता है पेपर में शॉर्ट में पूछ रहे हैं। जमा का मतलब क्या है? जमा का मतलब है निर्धारित रकम, यानी जो टैक्स इन्होंने निर्धारित कर दिया, जैसे 100 रुपए चाहिए इनको इस जगह से किसी जगह से, तो वो हो जाएगी जमा। और फिर जब वहां पे जाएंगे बोलेंगे कि भाई यहाँ का टैक्स 100 रुपए बन रहा है, चलो हमें टैक्स दो। हो सकता है उनको 100 रुपए ना मिले वहां से, मान लो वहां पे 70 ही रुपए मिले, 30 रुपए नहीं मिले, तो वो 30 रुपए सॉरी ये जो 70 रुपए इनको मिले हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हासिल। तो आपको समझ में आया, जमा का मतलब होता है वो रकम जो निर्धारित कर दी गई है टैक्स के लिए, और हासिल का मतलब होता है वो रकम जो उनको सच में मिली है। हमेशा नहीं है कि जितना टैक्स निर्धारित करा उतना ही मिलेगा, हो सकता है कई बार कोई दिक्कत हो, ना दे पाए सामने वाला टैक्स, तो वो कम भी हो सकता है, तो जो मिला उसको हासिल बोलेंगे। अब आगे देखो, अमील गुजार या फिर राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प खुला हो। एक ऑप्शन दे दिया कि जो टैक्स इकट्ठा करने वाले थे उनको एक ऑप्शन दे दिया कि जाओ जहां पर मतलब फसलों का जहां पे मतलब ये हो कि नगद भुगतान हो रहा हो, नगद भुगतान हो, वहां पे कोशिश करो कि एक ऑप्शन और दे दो उनको कि वो फसल के रूप में भी भुगतान कर सकते हैं। मान लो नगद नहीं दे पा रहे, तो उसके बदले में क्या करें? फसल दे दें। फिर उसके बाद क्या है कि राजस्व निर्धारित करते समय राज्य जो है वो अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। हमेशा राज्य ज्यादा क्यों रखने की कोशिश करता है? ताकि उसके जो धन का जो भंडार है वो बढ़ता रहे। लेकिन स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं होता था। मान लो कि बारिश ज्यादा नहीं आई, सूखा पड़ गया, तो ज्यादा फसल नहीं हो पाई, तो उतना टैक्स नहीं मिल पाएगा। या मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाए, तो उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा कई बार ऐसा हो जाता था कि जो मतलब स्थानीय हालात अच्छे नहीं रहते थे, तो सचमुच में उतना वसूली या उतना टैक्स नहीं मिल पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई, कि कितनी जमीन जुती हुई है और कितनी जमीन ऐसी है जिसको बाद में जोता जा सकता है। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने में, आइन अकबरी में ऐसी जमीन जो होती थी उसके आंकड़े लिखे कि भाई कितनी जमीन है, कहाँ पे जमीन है, इस सब के बारे में। उसके बाद के जो बादशाह थे उनके शासनकाल में भी जमीन की नपाई का जो प्रयास था वो ऐसे ही चलता रहा। फिर आगे 1665 में औरंगजेब ने अपनी जो राजस्व कर्मचारी थे उनको क्लियर कह दिया कि गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, कि कितने लोग हैं जो खेती का काम करते हैं, खेतीहर हैं यानी किसान हैं। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई जो है वो सफलतापूर्वक नहीं हुई, क्योंकि भाई मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां पे जंगल होते थे। अब वहां पे खेती की जा सकती है कुछ जगहों पे जंगलों को साफ करके, लेकिन उसकी नपाई कर पाना मुश्किल होता था, तो कई जगह की जो नपाई होती थी वो नहीं हो पाती थी, ठीक है। अब आगे है चांदी का बहाव। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं है पर हो सकता है पेपर में आ जाए। देखो, मुगल साम्राज्य एशिया के बड़े साम्राज्यों में से एक था। जैसे मान लो हम बात करते हैं चाइना में जो मिंग साम्राज्य था, या ईरान में सफावी साम्राज्य था, तुर्की जो है टर्की बोलते हैं जिसको, उसमें ऑटोमन साम्राज्य था। इसी की तरह भारत में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे एक मुगल साम्राज्य था जो कि बड़े साम्राज्यों में इसका नाम आता था। 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर इन्होंने क्या कर रखी थी? अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक, क्योंकि राजनीतिक रूप से स्थिर थे, राजनीतिक रूप से मजबूत थे, इसलिए इन्होंने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या था? व्यापार होता था। फिर कुछ यात्राएं हुई, खोजी यात्राएं, जिसमें नई दुनिया का पता लग गया, जहाँ पे अमेरिका वगैरह, इंडीज वगैरह, इन सब के बारे में जानकारी मिल गई। तो उसके बाद क्या हुआ? यूरोप के साथ एशिया का, यूरोप महाद्वीप के साथ एशिया का व्यापार जो था वो बढ़ गया। उसमें क्या हो गया? बहुत ज्यादा विस्तार हो गया व्यापार में। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा विविधता आ गई। और दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का भी व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत में नहीं होती थी, वो भारत में आने लगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत में तो होती हैं पर वो यूरोप में नहीं होती, तो वो चीजें भारत से यूरोप में जाने लगी, यानी व्यापार बढ़ने लगा। लगातार बढ़ते हुए व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में क्या हुआ? भारी मात्रा में चांदी आई। अब यहाँ पे समझिए,
भारत में चांदी, एशिया में चांदी कैसे आई? क्या हो रहा था भाई, यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बढ़ रहा था, उनके पास चांदी काफी होता था उधर, तो वो चांदी के बदले क्या करते थे, भुगतान करते थे, मतलब चांदी को एक जरिया बना के भुगतान करते थे। तो इसलिए एशिया में चांदी जो थी वो काफी मात्रा में आ गई और चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया, भारत में आ गया। ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ पर चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में स्थिरता बनी रही। ठीक है, चांदी का मतलब जो कॉइन होते हैं वो बनाए जाने लगे थे। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई काफी ज्यादा बढ़ी, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में भी आसानी हुई। अब क्या है भाई, जब मतलब मुद्रा का इस्तेमाल होने लगा है, सिक्के बना दिए गए, कॉइन, तो उससे क्या हो गया, इससे व्यापार करने में भी आसानी होगी। अब एक्सचेंज वाला सिस्टम खत्म करके हम मुद्रा से व्यापार कर सकते हैं, एक ये फायदा है। दूसरा क्या है, अब जो मुगल हैं इनको टैक्स इकट्ठा करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, नगद ले सकते हैं अब ये। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, अबुल फजल की आईने अकबरी, पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। आईने अकबरी में क्या है, आंकड़ों आपको मिलते हैं। तो आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक प्रशासनिक परियोजना का नतीजा है, यानी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था, प्रशासनिक प्रोजेक्ट था, जिसमें मुगल काल के दौरान जो भी मतलब जानकारी है, उस समय की जो भी चीजें थी, व्यापार कैसे होता था, कृषि कैसे होती थी, कहाँ से व्यापार होता था, जमीन कितनी थी, XYZ सारी जानकारी जो है इस प्रोजेक्ट के तहत उसमें लिखी गई। इसका जिम्मा किसका था, बादशाह अकबर ने इसका जिम्मा उठाया और इसको किसको हुक्म दिया था, अबुल फजल को हुक्म दिया कि तुम्हें ये सारी जानकारी संकलित करनी है, यानी एक जगह लिखनी है। अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद इसको पूरा किया। 5 संशोधन का मतलब है उसमें 5 बार क्या है, कुछ कमियां रही होंगी, उसको बार बार मतलब ठीक कर करके उसको संशोधित करके उसको पब्लिश किया या फिर उसको लेकर आए सामने। आईने अकबरी जो है इतिहास लिखने के एक वृत्तर, एक मतलब बहुत बड़ी परियोजना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट समझिए आप इसे, जिसकी पहल अकबर ने करी थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा। अकबरनामा जो है उसकी 3 पार्ट हैं, यहाँ पे जिल्द का मतलब है पार्ट। ठीक है, इसकी जो 2 पार्ट हैं उसमें ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है और जो तीसरी जिल्द है वो है आईने अकबरी। तो आपको याद रखना है, अकबरनामा जो है अकबर के शासनकाल में लिखी गई, इसको 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहले 2 हिस्से हैं जो उसमें क्या मिलता है आपको, ऐतिहासिक जो भी दास्तान है वो मिलती है, और तीसरा हिस्सा जो आईने अकबरी, आईने अकबरी में फिर हमें डिटेल में सारी जानकारी मिल जाती है। शाही नियम कानून, उसकी समरी, साम्राज्य का एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया कि क्या शाही नियम, क्या कानून होते थे उस समय में। ठीक है, आइन में कई ऐसे टॉपिक है जिसपे विस्तार से चर्चा हो रखी है, जैसे कि दरबार के बारे में, प्रशासन के बारे में, सेना और सेना का संगठन, राजस्व के जो टैक्स के स्रोत होते हैं वो, फिर अकबरी साम्राज्य, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर की सरकार के तमाम विभाग और जो उनके प्रांत हैं इनकी जानकारी भी विस्तार से मिल जाती है हमको आईने अकबरी में, और ये सारी चीजें बिल्कुल आंकड़ेबद्ध सूचनाएं उसमें इकट्ठी की गई है, संकलित की गई है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उनको बिल्कुल सही तरीके से संकलित किया गया है। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत इसी समय हो चुकी थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी, और इस तरह हमारे लिए आईने अकबरी आइन जो है वो अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का खान है, क्योंकि और कोई दूसरा नहीं मिला है। लेकिन अब यहाँ पे एक कमी भी हो सकती है। कमी क्या हो सकती है, क्योंकि इसको लिखने वाला कौन है, वो अकबर का आदमी है। अकबर कौन है, जो शासन में है, तो वो जरूरी है कि उसमें जो भी लिखा गया होगा वो कहीं ना कहीं राज्य का नजरिया होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी चीजें सच्चाई लिख रखी हो, सच में ऐसा होता वही लिखा हो, राज्य का नजरिया हो, उसको राज्य के अकॉर्डिंग लिखा गया होगा। ठीक है, अब आइन अकबरी जो है इसको 5 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। ठीक है, ये आप एक बार इसे एनसीईआरटी में पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। मैं आपको एक कटिंग दिखा देता हूँ, ये कटिंग आपको पढ़नी है एनसीईआरटी से। ठीक है, आप एक बार पढ़ जरूर लेना कि इसमें क्या क्या चीजें बता रखी है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आईने अकबरी जो है इसके पहले 3 भाग प्रशासन के बारे में बताते हैं, जैसे कि मंजिल आबादी के नाम से पहली इनकी जो किताब है उसमें शाही घर,
शाही घर के फिर परिवार और उसके जो रख रखाव उसके ताल्लुक थे उसके बारे में। दूसरा भाग जो है वो सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में, नौकरों के बारे में। फिर इसके बाद शाही जो अफसर होते थे, जो विद्वान कवि कलाकार होते थे, इनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। फिर क्या है उसमें जो आबादी थी मेन, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर टैक्स कैसा होता था, टैक्स के आंकड़े, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। कई सारी जो उस समय में जो भी चीज़ें थी वो डिटेल में यहाँ पे लिखी मिलती है। ठीक है, आगे देखो। बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आईने अकबरी को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा उसमें सूचना डालो। फिर भी ये किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि इसको बार बार संशोधित किया जा रहा है। यानी कि संशोधित करने का मतलब ये है कि उसमें उसको कोई कमी नजर आई होगी लिखने वाले को, उसने आंकड़ों को चेक किया होगा, हो सकता है कुछ गलत लगा हो कि भाई ये गलत चीज लिख दी, तो उसको सुधार के दोबारा से एडिट किया होगा, दोबारा लिखा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ सुधार का प्रयास किया गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है सांख्यिकी वाले खंडों में जहां पे हमें आंकड़े मिलते हैं, वहां पे सभी आंकड़ों को अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखा गया है। अब अंकों के साथ साथ शब्दों में क्यों लिखा गया है? ताकि मतलब कोई गलती होने के चांस कम हो जाए। ठीक है, कल को कोई दूसरा पढ़े तो उसे मतलब वो उसको क्रॉस चेक कर सके कि भाई ये चीज ठीक रही होगी। और कई जगह पे हम देखते हैं कि जोड़ करने में कुछ गलतियां पाई गई हैं, कुछ कमियां भी हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ जैसे कि जोड़ करने में गलतियां पाई गई है, और छोटी मोटी चूक मान सकते हैं हम कि भाई छोटी मोटी चूक हो गई होगी लिखते समय। कई जगह पे जो आंकड़े हैं, संख्यात्मक जो आंकड़े हैं, उसमें विषमता है कि जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा रियल में नहीं है। तो ऐसी भी कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर के आपको जो मेन टॉपिक थे वो सारे आपको कराए हैं। 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म किया है, और आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा रखा है। पूरे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दे रखा है, बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी कराई हुई है। अगर आप वीडियो को देखकर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आपने डाल दिए, आपको हिंदी में सोल्यूशन चाहिए तो आप बता देना, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा।